Hello guys, welcome to Viva Classes. I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe our channel. आज हम लोग क्लास 12th मैथ्स चैप्टर प्रोबेबिलिटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज के एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं. एग्जांपल 33 टू 37. देखिए, इनमें से जो एग्जांपल आपके सिलेबस में है हम उन पे स्टार लगाएंगे, जो अभी फिलहाल टर्म 2 में आ रहे हैं, लेकिन बाकी के जब आगे का जो सेशन स्टार्ट होगा वो भी 2-3 महीने में स्टार्ट होने वाला है, तो वो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बेनिफिशियल रहे. तो हमने अपनी तरफ से सारे एग्जांपल्स अपलोड करे और कई स्टेट्स ऐसी होती हैं जहां पर डिलीटेड सिलेबस नहीं है. तो प्लीज आपका जो क्वेश्चन आपके सिलेबस में है टर्म 2 में हम आपको बताएंगे सीबीएसई की तरफ से, बाकी आप स्किप करके आगे का पार्ट जा सकते हैं. तो एग्जाम्पल नंबर 33 सबके लिए है, यानी टर्म 2 के सिलेबस में भी है, बिकॉज ये बेस थ्योरम पर बेस्ड है. तो चलिए, क्वेश्चन नंबर में आपको एक टेबल दे रखा है जिसमें ये बता रखा है कि 4 बॉक्स हैं, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4. उसमें ब्लैक बॉल है 3 बॉक्स 1 में, व्हाइट 4, रेड 5 एंड ब्लू 6 रिस्पेक्टिवली. क्वेश्चन में टोटल नहीं दे रखा था, हमने इसका टोटल करके रख लिया बिकॉज हमें टोटल चाहिए होगा प्रोबेबिलिटी के लिए. इसी तरह बॉक्स 2 में भी आपको 2 2 2 ईच बॉल जो है दे रखी है. सिमिलरली आपको 3 बॉक्स में बता रखा है, 4th बॉक्स में बता रखा है, राइट. तो आपके पास बॉक्स है, बॉक्स में 4 कलर की बॉल्स हैं, यानी 4 बॉक्स हैं और हर बॉक्स में 4 कलर की आपके पास बॉल है. अब बॉक्स इज सिलेक्टेड. देखो, क्वेश्चन में ही सब चीजें आपको बता रखी होती है कि सबसे पहले आपने एक बॉक्स सेलेक्ट करा एट रैंडम, कोई भी बॉक्स, वी डोंट नो कि हम कौन सा सिलेक्ट करेंगे. एट रैंडम का मतलब होता है बिना प्रेफरेंस के किसी भी एक को आपने सिलेक्ट कर लिया. देन अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम अ बॉक्स, और फिर बॉक्स सेलेक्ट करने के बाद आपने उसमें से एक बॉल निकाल ली. द कलर ऑफ द बॉल इज ब्लैक, यानी कॉमन बात दे दी गई कि आप बॉक्स कोई भी सिलेक्ट करें लेकिन हमें ब्लैक बॉल ही चाहिए. अगर ये क्वेश्चन यहीं तक खत्म हो जाता है तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स 3. देखिए, अगर आपके सामने भी मैं 4 बॉक्स रख दूं और कहूं कि जाओ उसमें से बॉल निकाल कर आओ, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहले 4 जो आपके पास बॉक्सेस पड़े होंगे उनमें से एक बॉक्स सेलेक्ट करेंगे. तो आप यहां पर सबसे पहले प्रोबेबिलिटी लिखेंगे कि बॉक्स चूज करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, फिर बॉक्स चूज करने के बाद उसमें से ब्लैक बॉल निकलने के क्या चांसेस है. तो यहां पर इवन जो इवेंट है दैट इज चूज बॉक्स 1, चूज बॉक्स 1. नाउ E2 क्या प्रोबेबिलिटी हो गई, चूज बॉक्स 2. और E3 आपकी क्या इवेंट हो गया, चूज बॉक्स 3. एंड E4 आपके पास इवेंट हो गया, चूज बॉक्स 4. और कॉमन इवेंट क्या है कि चाहे आपने फर्स्ट बॉक्स सेलेक्ट कराओ चाहे सेकंड, आपकी ब्लैक बॉल निकली है, राइट. अब हमें इसकी प्रोबेबिलिटीज बतानी है. तो सबसे पहले इवन इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपके पास. तो देखिए, ये चारों बॉक्स इक्वल चांसेस हैं इनके चूज करे जाने के. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, यानी बॉक्स 1 चूज करा जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/4 है. सेकेंड बॉक्स चूज करा जाएगा, उसकी भी 1/4 है. थर्ड बॉक्स चूज करा जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/4 है. और फोर्थ बॉक्स चूज करा जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/4 है, राइट. अब ध्यान से देखिएगा, अगर अब हमने कॉमन चीज क्या है, ब्लैक बॉल. अगर हमने बॉक्स 1 सेलेक्ट करा और ब्लैक बॉल निकले, अगर हमने बॉक्स 1 सेलेक्ट करा और ब्लैक बॉल निकले, इसके ऑप्शंस हैं 3, यानी फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम. सिमिलरली अगर हमने बॉक्स 2 सेलेक्ट करा और ब्लैक बॉल निकले तो उसके चांसेस हैं 2/8, राइट. सिमिलरली अगर हमने थर्ड बॉक्स सेलेक्ट करा और उसमें से आपके पास ब्लैक बॉल निकले, और इसी तरीके से हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है फोर्थ बॉक्स में से ब्लैक बॉल निकले. तो देखिए, इसमें से ब्लैक बॉल निकलने के चांसेस क्या है, 1/7 और इसमें है 4/13. तो हमने लिख दिया 1/7 और 4/13. अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली क्योंकि पहले बॉक्स ही चूज करे जाने थे, तो पहले इवेंट डिफाइन करना जरूरी. जैसे कि हमने इवेंट डिफाइन करा, फिर सभी इवेंट्स की हमने प्रोबेबिलिटी लिखी कि बॉक्स 1 चूज करा जाए, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4. देन हमने ये लिखा कि अगर आपने बॉक्स 1 चूज करा है तो ब्लैक के क्या चांसेस है, 2 चूज करा है तो ब्लैक के क्या चांसेस है, 3 चूज करा है तो ब्लैक के क्या चांसेस है, सो ऑन. अगर आपसे क्वेश्चन में ये कहा जाता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज ब्लैक, है ना, तो आपने टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है. मतलब दिस इंटू दिस, देखिए दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, दैट इज अ टोटल प्रोबेबिलिटी, जो कि हम बेस के डिनोमिनेटर में लिखते हैं. लेकिन अगर आपसे E1, E2, E3, E4 में से किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी मांग ले तो समझ जाना कि ये बेस थ्योरम है. तो आपको देखो, आपको कहा था कि बॉक्स 3 में से आपका बॉल निकाला गया है. अब बॉक्स 3 मतलब E2 इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछ ली. तो अगर आपसे कह रहा है कि भाई E2 इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालो जब ब्लैक बॉल ही निकली है, यानी आपसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का अपोजिट मांग ले, तो वहां पर क्या लगता है, बेस थ्योरम लगती है. यानी यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2
प्रोबेबिलिटी, अब टोटल प्रोबेबिलिटी लगेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2, अभी ये प्लस में ही चल रहा है आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E4। अब ये सारी जो प्रोबेबिलिटीज हैं हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यूज तो पहले से ही निकली हुई हैं। तो आपके पास E2 की प्रोबेबिलिटी है 1/4 और ये है आपके पास 2/8, तो 1/4 इंटू, सॉरी थर्ड बॉक्स का लेना है हमने, E3 थर्ड बॉक्स की प्रोबेबिलिटी है, ये देखिए थर्ड बॉक्स की प्रोबेबिलिटी है तो E3, तो 1/4 इंटू में 1/7, 1/7 और इसके बाद अपॉन में टोटल, यानी 1/4 इंटू 3/18, ये देखिए दिस इंटू दिस, 1/4 इंटू 3/18 प्लस 1/4 इंटू 2/8, ये प्लस 1/4 इंटू 1/7 और 1/4 इंटू 4/13। अब आप एक चीज कर सकते हैं कैलकुलेशन के लिए, डिनोमिनेटर में से 1/4 कॉमन ले सकते हैं, तो ऊपर का 1/4 और नीचे का 1/4 कट जाएगा और आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करके आपके पास जो भी आंसर आएगा आप उसे डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा, राइट। आई होप कैलकुलेशन पार्ट आप लोग कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.165। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। चलिए एग्जाम्पल नंबर 34, ये टर्म 2 में आपका कटा हुआ है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। वैसे तो काफी सारे सिलेबसेस से कटा ही हुआ है, लेकिन आप लोगों का टर्म 2 से कटा हुआ है, और जो लोगों को बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है वो ये क्वेश्चन देख सकते हैं। तो आपको कहता है फाइंड द मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसको कैसे पढ़ते हैं, इसको सबसे जरूरी समझना है कि कभी भी आपके पास इस तरीके से बाइनोमियल का क्वेश्चन गिवन हो तो ये होता है NP, राइट। इसका मतलब ये आपको नंबर ऑफ थ्रोज दे रखे हैं या नंबर ऑफ ड्रॉज दे रखे हैं और ये सक्सेस दे रखा है। अगर हमें P पता है तो हम Q बड़े आराम से निकाल सकते हैं, फेलियर, क्योंकि हमें पता है सक्सेस प्लस फेलियर का सम 1 होता है। तो वही हमने किया। P की वैल्यू कितनी है आपके पास, सॉरी N की वैल्यू 4, P इज 1/3, तो Q कैसे निकल गया, 1 माइनस 1/3, इट्स 2/3, है ना। अब आपको कहता है मीन निकालो। मीन के लिए हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना पड़ता है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमें सबसे पहले फॉर्म करना पड़ेगा। तो हमें 0 से लेकर 4 तक सारी प्रोबेबिलिटीज निकालनी पड़ेंगी। तो सक्सेस है, हमारे पास फेलियर भी है, तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं x = 0। इसका मतलब होता है सक्सेस एक भी बार नहीं मिली। 4C 0 यानी 4 में से सक्सेस एक बार भी नहीं मिली, तो P की पावर 0 और जो Q की पावर है वो 4 बार हुआ, यानी जो हमारा फेलियर है वो 4 बार हुआ और सक्सेस एक भी बार नहीं हुआ। 4C 0 1 होता है, किसी की भी पावर 0 1 होता है। 2 की पावर 4 ओपन करेंगे 16, 3 की पावर 4 ओपन करेंगे 81। सिमिलरली एक बार सक्सेस मिली, ठीक है, तो 4C 1। अब सक्सेस की पावर 1 और फेलियर की पावर 3, आउट ऑफ 4 अगर एक बार सक्सेस मिली है तो 3 बार आपको फेलियर मिली है, राइट। तो अब क्या होगा, 4C 1 कितना होता है आपके पास 4, दैट इज 8, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 27 इंटू 3 दैट इज 81, राइट। तो ये आपके पास 32/81 हो गया। सिमिलरली 2 बार सक्सेस मिली, तो 4C 2, सक्सेस की पावर 2 और फेलियर की पावर 2, तो ये हो गया 1/9 और ये आपके पास हो गया 4/9, राइट। और 4C2 को अगर हम कैलकुलेट करेंगे, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2, तो आप 4 को ओपन करेंगे क्या आएगा 4 3 फैक्टोरियल 2, तो एक फैक्टोरियल 2 कट जाएगा। नीचे वाले फैक्टोरियल को ओपन करेंगे 2 × 1, 2 2 4 कट जाएगा और ये 6 आ जाएगा, राइट। तो ये आ गया 1/9, ये आ गया आपके पास 4/81, तो ये आ गया 24/81। सिमिलरली सक्सेस 3, तो 4 में से 3 बार सक्सेस मिली, सक्सेस की पावर 3, फेलियर की पावर 1। 4C3 भी आपके पास 4 होता है, मतलब 4 ही आपके पास आएगा अगर आप कैलकुलेट करेंगे बाइनोमियल उससे फॉर्मूले से। फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 अपॉन 4 - 3 कितना होता है 1, तो आपके पास ये आ गया 2/81, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/81। सिमिलरली अगर हमें 4 सक्सेस मिले तो 4C4, सक्सेस की पावर 4, फेलियर की पावर 0, ठीक है। 4C4 इज ऑल्सो 1, ठीक है। एक तो 4C0 और 4C4 यानी NC0 NCN हमने आपको बताया था 1 होता है, ठीक है ना। और अगर आप 4C1 की बात करें 4C3, यानी आप देखिए इसका जो 1 अगर आ जाए और इनका डिफरेंस अगर 1 आ जाए, यहाँ पे बेस में 1 है तो भी आंसर आपके पास 4 होगा और डिफरेंस अगर 1 हो तो भी आंसर 4 होगा। सिर्फ बेसिकली आपको 4C2 कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। 1/3 क्या होगा, 1 की पावर जो मर्जी करे 1 रहेगा, 3 आ गया आपके पास 81। अब जो ये है इसको हम एक टेबल में प्रेजेंट कर देंगे जिसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं। यहां तक आपके एग्जाम में आ रहा है, अगर जो लोग इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो यहां तक आपके पेपर में आ सकता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल निकालना। मीन निकालने का काम आपको नहीं आ रहा, तो हमने एक्स लिख लिए 0 1 2 3 4 और यहां पर उनकी प्रोबेबिलिटीज लिख ली। नाउ मीन निकाला कैसे जाता है, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। आप इसे समझ सकते हो जैसे आपने मीन निकाला हो पहले x इंटू एफ कर, है ना, और उसका टोटल निकालना है। बिल्कुल वही चीज है यहाँ पर भी। हम क्या करने वाले हैं, देखिए हमने लिखा है सिग्मा ऑफ
x इंटू पी एक्स, यानी x और प्रोबेबिलिटी ऑफ x को मल्टीप्लाई करते जाइए, उनका सम निकालते जाइए। नाउ 0 इंटू दिस इज 0, 1 इंटू दिस 32/81, इसको इससे इंटू करेंगे 48 अपॉन, ये इसको इंटू करेंगे 24/81 एंड दैट इज 4/81। 81 आपका एलसीएम आ गया। इन सब न्यूमरेटर को अगर आप प्लस करेंगे 108 आ रहा है, जिसे आप 9 के टेबल से काटेंगे और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए, 3 के टेबल से भी काटते चाहिए, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कितना आ जाएगा 4/3। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 35। हाँ जी बच्चों, जो डिलीटेड सिलेबस के टर्म 2 के हिसाब से कर रहे हैं वो भी एग्जाम्पल 35 को भी स्किप कर दीजिए, आगे बढ़ा दीजिए अपनी वीडियो को, क्योंकि 35 बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, वो भी आपके सिलेबस में नहीं आ रहा, राइट। तो अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले एग्जाम्पल की तरफ आप बढ़ जाइए। एग्जाम्पल नंबर 35 की अगर बात करें, जिनके सिलेबस में है उन्हें ध्यान से समझना है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ शूटर हिटिंग अ टारगेट इज 3/4, यानी अगर वो किसी भी टारगेट को हिट कर देता है तो उसकी सक्सेस है 3/4, यानी 75% चांसेस, क्योंकि 3/4 का मतलब 75% ही होता है बच्चों, अगर 200 कर देंगे तो 75% चांसेस है कि वो शूटर अपने टारगेट को हिट कर देगा। नहीं करेगा, इसके चांसेस कितने होंगे? 1 में से इसको माइनस कर दीजिए। बच्चे बहुत गलती करते हैं, इसको 1 में इसमें से 1 माइनस कर देते हैं। नहीं, देखिए प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी नहीं हो सकती है ना, तो 1 बड़ा है, 1 में से इसे माइनस कर दीजिए, तो 1/4 इसका फेलियर आ जाएगा। How many minimum number of times she or he fired so that probability of hitting the target at least 1, यानी आपसे बोल रहा है probability of hitting target, यानी 1 बार, 2 बार, 3 बार, क्योंकि एटलीस्ट 1 का मतलब होता है 1 बार भी ले लो, यानी कह रहे हैं सक्सेस 1 2 3। पहली बात तो हमें यही नहीं पता n कहां तक है, तो हमें 1 से लेकर कहां तक जाना है इसका कोई लिमिट नहीं है, बट स्टिल वो ये बोल रहा है कि आपके पास एटलीस्ट 1 की जो प्रोबेबिलिटी है ना, एटलीस्ट 1 क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू और ग्रेटर देन 1, इसकी प्रोबेबिलिटी मोर देन यानी ग्रेटर देन आनी चाहिए किससे? 0.99 से। सबसे पहले हमने क्या किया, देखो सक्सेस हमें दे रखी है कि वो टारगेट हिट कर देगा 3/4, नहीं कर पाएगा इसके चांसेस है 1/4, और इस क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है? n निकालना है, राइट। तो चलो हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है? हमें गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1। एटलीस्ट 1 का मतलब क्या होता है? 1 और 1 से बड़ी जो प्रोबेबिलिटीज है सबका सम, यानी इस अगर मैं ये लिख रही हूं तो इसका मतलब ये है प्रोबेबिलिटी 1 प्लस प्रोबेबिलिटी 2 3 4 अनएंडेड, हमें n तो पता ही नहीं है। मोर देन होना चाहिए, ये लिखा है मोर देन होना चाहिए 0.99 से। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करिए, अगर हमें सारी प्रोबेबिलिटीज निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, उसकी बजाय बेटर ये है कि हम क्या करें, इसमें से देखिए ये हमें कह रहा है कि आप प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 1 निकालिए, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 2 3 आई डोंट नो कि कहां तक जाएगा, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ n, ठीक है ना, ये सारा निकालिए, इन सबका सम निकालिए। देखिए स्टार्टिंग कहां से होती है, किसी भी सक्सेस 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। अगर आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को अच्छे समझा है तो किसी भी इवेंट के होने के चांसेस या तो 0 हैं, या 1 सक्सेस, 2 सक्सेस, 3 सक्सेस और लास्ट n। इन सभी प्रोबेबिलिटीज का सम कितना होता है? 1। तो अगर मुझे ये सब निकालना है, इन सब का टोटल निकालना है, तो 1 में से अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो भी मेरा आंसर आ जाएगा। तो मुझे इसका आंसर निकालना था, जिसे आप कह सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1। तो मैंने क्या करा, 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 सक्सेस अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। तो देखिए यहां पर हमने क्या लिखा, इसकी जगह पर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक भी बार सक्सेस नहीं मिली। यहां हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी थी? एक बार सक्सेस, 2 बार सक्सेस, कम से कम एक बार सक्सेस। तो सीधी सी बात है, टोटल प्रोबेबिलिटी विच इज 1, उसमें से आप 0 सक्सेस माइनस कर देंगे तो यही आ जाएगा, ग्रेटर देन 0.99। चलिए 1 एज इट इज। अब क्या लिखेंगे, NC0, यानी टोटल n में से एक भी बार सक्सेस नहीं मिली, तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी आपके पास, सक्सेस के चांसेस 0 और फेलियर आपको n टाइम्स मिला, मतलब जितनी बार भी आपने ट्राई करा आपको फेलियर मिला, ग्रेटर देन 0.9। NC0 कितना होता है? 1। किसी की पावर 0 क्या होती है? 1। क्या रह गया आपके पास? 1/4 की पावर n ग्रेटर देन 0.9। अब ये जो 0.99 है इसे यहां लाकर माइनस कर दो और उसको वहां ले जाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कर सकते हैं ये इनइक्वालिटी में। अब ये कितना हो गया? 0.01 इज इक्वल टू 1/4 की पावर n। अब मैं रेसिप्रोकल ले रही हूं, जब मैं रेसिप्रोकल लूंगी तो साइन बदल जाएगा। क्यों? आप खुद भी जानते हैं, अगर आप बताइए 2 बड़ा है 1/3 से, है ना। अब अगर हम रेसिप्रोकल लेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 3। ऑब्वियसली सिचुएशन बदल गई है, 3 बड़ा होता है 1/2 से, तो जैसे ही मैं इसका रेसिप्रोकल लूंगी साइन बदल जाएगा। तो मैं इसका रेसिप्रोकल ले रही हूं तो ये आ गया आपके पास 1 अपॉन, ये कितना आ जाएगा आपके पास? 1/0.01 और ये साइन बदल गया, हो गया 4 की पावर n। अब हमने डेसिमल हटाया, ये कितना बन गया? 100। नाउ 100 अपॉन 1 इज 100 बेसिकली, क्लियर। अब ये कह रहा है कि 100
जो है वो लेस देन होना चाहिए 4 की पावर n से, या इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 4 की पावर n बड़ा होना चाहिए 100 से। तो n ऐसे में क्या होना चाहिए, तो देखो बहुत ऑब्वियस सी बात है, अगर हम 4 की पावर 1 करते हैं तो 4 छोटा होगा 100 से, तो n की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। 4 की पावर अगर हम 2 यहां पुट करते हैं तो 16 भी छोटा होता है, 3 पुट करते हैं तो 64 भी 100 से छोटा होता है, लेकिन अगर हम 4 की पावर 4 पुट करते हैं तो आपके पास ये चीज बड़ी हो जाएगी इससे। तो बस इसका मतलब ये है कि कम से कम 4 बार जो है वो टारगेट हिट होना चाहिए, जो भी टारगेटर्स हैं यहाँ पर, शूटर है, उसके द्वारा 4 कम से कम हिट होने चाहिए। क्लियर? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों, अब ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में आ सकता है क्योंकि ये बहुत जनरल प्रोबेबिलिटी है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई खास टॉपिक लग रहा है, कंडीशनल लग रहा हो या कुछ और चीज। तो ये क्वेश्चन आप जरूर करके जाइए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये। अब इसको ध्यान से समझना है क्या है ये क्वेश्चन। तो चलिए, ए एंड बी थ्रो अ डाई, ठीक है। आप समझ लीजिए आप दो दोस्त हैं और डाई थ्रो करने का आपको जो है काम मिला हुआ है। ऑल्टरनेटिवली टिल वन ऑफ देम गेट 6, मतलब आप दोनों को डाई पकड़ाई गई और कहा गया तब तक थ्रो करिए, तब तक मत रुकिएगा जब तक 6 नहीं आ जाता। जिसका भी 6 आ जाएगा वो गेम का विनर होगा, राइट? चाहे वो पहली बार में आए, चाहे वो तीसरी बार में आए, चाहे वो कितनी बार में भी ना आए, बट तब तक नहीं रुकना जब तक आपका 6 नहीं आ जाता। हमें फाइंड देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग्स, मतलब हमें उन दोनों की ही प्रोबेबिलिटीज निकालनी है अगर ए ने स्टार्ट किया हो फर्स्ट, ठीक है ना? ध्यान से समझते हैं, हमें दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हम क्या निकालेंगे, ए ने स्टार्ट करा और ए जीता। अगर हम इस प्रोबेबिलिटी को निकाल लेंगे तो ए ने स्टार्ट करा, बी जीता, इसकी प्रोबेबिलिटी बड़े आराम से निकल जाएगी। कैसे? पहले तो एक सिचुएशन लेते हैं, केस 1, ठीक है। स्टार्ट कर रहा है ए और जीता भी कौन है, ए, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर आप फर्स्ट पर्सन है और आपको मैंने कहा डाई थ्रो करिए और आप जीते, हो सकता है कि आप पहली बार में जीत गए फर्स्ट में, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि आप पहली बार में नहीं जीते तो आप हार गए, ठीक है ना। फिर आपने बी को पकड़ाया, बी भी हार गया। यहां हारना ही लेना है बी का, क्योंकि हमने विनिंग लेनी है ए की, ठीक है ना। बी हार गया, फिर दोबारा ए को चांस मिला, तो ए कब जीत सकता है, थर्ड चांस में। हमें क्या बताना है, ए ने स्टार्ट किया और ए जीते, तो या तो ए के पास पहला चांस होगा क्योंकि ए ने गेम स्टार्ट करी, हो सकता है कि पहली बार में 6 आ गया, तो या तो ऑप्शन है कि पहली बार में वो जीत जाए, या फिर ए हार गया, फिर बी को चांस मिला, बी भी हार गया, तो ए के जीतने के चांसेस होंगे फिर थर्ड नंबर पर। प्लस मान लीजिए ए पहले नंबर पर हारा था, फिर बी हारा, फिर ए थर्ड नंबर पे हार गया, फिर बी हार गया, तो ए को कौन सा चांस मिलेगा, फिफ्थ, एंड इट्स गोइंग ऑन। इसका मतलब ए के पास जो चांस है, फर्स्ट चांस में वो जीत सकता है, या वो थर्ड चांस में जीत सकता है, या वो फिफ्थ चांस में जीत सकता है, वो सेवंथ चांस में जीत सकता है, ठीक है। अब इसी तरीके से हम आपको और केस बनाकर दिखाते हैं, बट पहले आप इसकी प्रोबेबिलिटी समझ लीजिए, फिर हम आपको और भी केस बनाकर दिखाएंगे। कुछ भी पूछे तो आप बता सकते हो। फिलहाल हम क्या निकाल रहे हैं, ए ने स्टार्ट करा और ए जीता, है ना। क्वेश्चन में गिवन है कि ए ने ही स्टार्ट किया है फर्स्ट, ठीक है। चलिए, अब आपके पास ए के जीतने के चांसेस क्या है कि ए का 1/6 में से ऑप्शन आ गया, कि 6 के सक्सेस क्या होगी बताइए। 6 की सक्सेस है 1/6, और 6 का फेलियर क्या होगा कि 1 2 3 4 में से कोई आ गया, तो सक्सेस 1/6। अच्छा, ए नहीं जीता तो इसका मतलब 5/6 आया उसका। बी नहीं जीता यानी उसका भी कितना आया, 5/6, इन 2 में 5/6, और ए थर्ड नंबर पे जीता यानी 1/6 आ गया। सेम 5/6 5/6 5/6 5/6, तो 5/6 कितनी बार है भाई, 4 बार है, और ये आ गया 1/6, एंड इट्स गोइंग ऑन इन्फिनिटी, ठीक है ना। ये आपके पास एक स्पेशल सीरीज है जिसका कोई एंड नहीं होता, ना ये एपी है ना ये जीपी, आपके पास जीपी ही है, लेकिन जीपी का इनफाइनाइट सीरीज है ये आपके पास, ठीक है ना। जब भी इन्फिनिटी आता है तो समझ जाना कि वही वाला फॉर्मूला लगेगा। अब आपको इन सारी प्रोबेबिलिटीज का सम निकालना है, और हम नहीं जानते कि एन कहां तक है, नंबर ऑफ टर्म्स भी नहीं हमें पता कि कब तक ये थ्रो चलेगा, राइट। हो सकता है कि ये फर्स्ट में जीत जाए, हो सकता है ये थर्ड में जीते, हो सकता है फिफ्थ में जीते, फिर सेवंथ चांसेस उसको मिलेगा, लेकिन जीतने के चांसेस हमें एक ही लेने हैं, ठीक है। अब इसका सबका सम निकालना है, तो कैसे निकाला जाएगा, देयर इज अ फॉर्मूला, ध्यान रखिएगा, सम इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। ए क्या होती है, इस सीरीज का फर्स्ट टर्म, यानी आपके पास ए की वैल्यू है यहां पर 1/6, एंड आर इज द कॉमन रेशियो। कैसे निकाली जाएगी, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। अगर आप इसके अपॉन में इसको करोगे तो 1/6 कट जाएगा, और आपके पास क्या बचेगा, अगर आप दिस अपॉन दिस करोगे तो आपके पास बचेगा 5/6 का होल स्क्वायर, दैट इज 25 अपॉन 36। बस अब आप इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, जो ये फॉर्मूला हमने आपके सामने लिखा, इन सबका सम निकल कर आ जाएगा, दैट इज 1/6 1 माइनस 25 अपॉन 36, तो ये 1/6 हो गया। ये कितना आ जाएगा आपके पास, 25 माइनस
36 माइनस 25 इज 11/36, तो ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो गया आपके पास 36/11, तो ये कट कर दीजिए, ये आ गया 6/11। अब ध्यान से सुनिएगा, ये क्या प्रोबेबिलिटी आई है? ये प्रोबेबिलिटी आई है अगर ए ने स्टार्ट करा और ए जीता, अगर ए ने स्टार्ट करा और ए जीता, तो केस 1 की आपके पास प्रोबेबिलिटी निकल कर आ गई है कि अगर ए ने स्टार्ट करा और ए जीता तो ये प्रोबेबिलिटी है। केस 2 आपकी प्रोबेबिलिटी 2 मिनट में निकल कर आ जाएगी। क्या? अगर स्टार्ट ए ने किया लेकिन जीता बी। सिंपल सी बात होती है कि ए लूज कर गया, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो ये अगर ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी है तो ए के हारने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 में से 6/11 माइनस कर दो 5/11। अगर ये ए के हारने की प्रोबेबिलिटी है तो बी के क्या हो गई? जीतने की प्रोबेबिलिटी हो गई। क्लियर? तो ये हमने आपके सामने 2 केस दिए। अगर दोनों ही केस में ए ने स्टार्ट किया लेकिन जीता ए, तो ये चांसेस हो गए, है ना, 6/11। और अगर ए ने स्टार्ट करा लेकिन ए लूज कर गया तो बेसिकली विनिंग ऑफ बी चांसेस हो गए 5/11। तो क्वेश्चन में यही कहा गया था कि दोनों के रिस्पेक्टिव विनिंग चांसेस बताइए, राइट। अब इसके अलावा हम आपको क्या समझाना चाहते थे कि मान लीजिए कि आपसे कहता है ए ने स्टार्ट करा लेकिन बी जीता, है ना। स्टार्ट तो कर रहा है ए लेकिन जीतने के चांसेस बी के बताओ, विनिंग चांसेस किसके बताओ? बी के। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर ए ने स्टार्ट करा और जीतने के चांसेस ए के हैं तो ए को पहला चांस मिला, यानी ए का हारना जरूरी है। बी को तो सेकंड नंबर पे ही मिलेगा ना। देखिए ए ने स्टार्ट करा है तो पहला थ्रो कौन करेगा? ए, तो उसको तो हराना है अपन को, विनिंग किसको करना है? बी को। तो बी के पास जीतने का चांस है, या तो सेकंड थ्रो में वो जीतेगा, या फिर ए हार गया, बी सेकंड थ्रो में हार गया, फिर ए हारेगा तो बी को कौन सा चांस मिलेगा? फोर्थ चांस मिलेगा। सिमिलरली आपके पास ए हार गया, बी हार गया, फिर ए हार गया, फिर बी हार गया, फिर ए हार गया, तो बी को जीतने का चांस कौन सा मिलेगा? 6th। ऐसे ये चलता रहेगा। हम ये नहीं जानते कि बी सेकंड में ही जीत गया, सेकंड थ्रो में, या फोर्थ थ्रो में जीतेगा, या 6th थ्रो में जीतेगा। इट्स गोइंग ऑन। अब सेम, ए के हारने की प्रोबेबिलिटी 5/6, बी के जीतने की चांसेस 1/6। ये क्या हुआ? इन तीनों के हारने के चांसेस। तो 5/6 कितनी बार है? 3 टाइम्स। सेम ये कितना आ गया? 1/6, एंड इट्स गोइंग ऑन। ठीक है, यहां पे भी आप लिख सकते हैं 5/6 जो है वो 5 टाइम्स है और 1/6 1 टाइम्स है। अगर आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फॉर्मूला तो वही लगाना पड़ेगा, a/1 - r। नाउ फर्स्ट टर्म इज दिस 5/36। कॉमन रेशियो क्या होगी? सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। इसके अपॉन में अगर आप ये करेंगे दिस अपॉन दिस, तो 1/6 से 1/6 कट जाएगा, 5/6 भी एक कट जाएगा। सेम वही r कितना आ रहा है? 25/36, यानी 1 - 25/36, तो ये आ गया 5/36। नीचे क्या आएगा? 11/36, 36/11, तो ये आ गए आपके पास 5/11। यानी अगर ए स्टार्ट करता है और बी के जीतने के चांसेस अगर आपको निकालने हैं तो आपके पास 5/11। देखो हमने शॉर्टकट में ये निकाल लिया था ना 5/11, है ना। यही चीज है ना, स्टार्ट ए एंड विनिंग इज बी, है ना। तो यही चीज अगर आप ऐसे निकालना चाहें तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। सिमिलरली आप और केस भी बना सकते हैं। अगर आप बनाना चाहें कि ए ने बी ने स्टार्ट करा लेकिन ए जीता, अगर आपको एक भी ये दोनों चीजें समझ आ जाएगी तो दूसरे केस भी आप बड़े आराम से बना सकते हैं। तो अगर आपने एक की भी प्रोबेबिलिटी निकाली कि ए ने स्टार्ट करा और जीता ए, तो ए ने स्टार्ट करा, बी जीता, उसकी प्रोबेबिलिटी आप 1 में से माइनस कर सकते हैं। या फिर आप ये ले लीजिए, ए ने स्टार्ट करा और जीता बी, तो आपके पास तब भी आपके पास 5/11 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, राइट। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। चलिए देखते हैं लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 37। चलिए अब हमारा क्वेश्चन है 37, ये भी आपके एग्जाम का है, ये भी बेस थ्योरम से रिलेटेड है, तो जरूर देखिएगा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इफ अ मशीन करेक्टली सेटअप, कंडीशन देखिए पहले, अगर मशीन करेक्टली सेटअप होगी इट प्रोड्यूस 90% ऑफ द एक्सेप्टेबल आइटम। अगर आप उसे ठीक से सेटअप करोगे तो जो भी आइटम्स बनेंगी 90% ठीक बनेगी, 10% खराब हो सकती हैं। इफ इट इज इनकरेक्टली सेटअप, यानी अगर इसे आप सही से सेट नहीं करते तो 40% आइटम ही ठीक बनेगी, बाकी सब खराब हो जाएंगी भाई, तो ठीक से सेटअप करना। पास्ट एक्सपीरियंस शो दैट 80% ऑफ सेटअप आर करेक्टली डन। अगर हम पुराने एक्सपीरियंस को देखें तो मशीन जब सेटअप करी जाती है तो ऐसा एक्सपीरियंस है, ऐसा ट्रेंड है कि हमारी 80% मशीन सही सेट होती है। तो देखिए सबसे जरूरी चीज है पहले सेटअप होना, फिर एक्सेप्टेबल आइटम की बात है। देखो बेस में जो सबसे जरूरी है वो पकड़ना ये है कि इवन टू इवेंट क्या है, कॉमन इवेंट क्या है। तो आप खुद सोच के देखिए इस क्वेश्चन में कि पहले सेटअप जरूरी है या पहले एक्सेप्टेबल आइटम आएगी। पहले सेटअप है, करेक्टली सेटअप है तो एक्सेप्टेबल आइटम ज्यादा आएंगी। अगर खराब सेटअप है तो एक्सेप्टेबल आइटम यानी जो ठीक आइटम आएंगी वो 40% है। जैसे मान लीजिए कि कपड़े बनाने की कोई मशीन है, शर्ट बनाने की मशीन है, तो अगर आप उसे सही से सेट करते हैं, जो कि 80% चांसेस है कि आप सही से ही सेट करते हैं, तो उसमें 90% शर्टें ठीक निकलेंगी। अगर आपने खराब सेटअप करी तो 40% शर्टें आपकी खराब निकलेंगी। ठीक है, अब आपको कहता है 80% ऑफ सेटअप आर करेक्टली डन इफ आफ्टर सर्टन सेटअप। अब देखिए, ये देखिए यहां से आपकी कहानी शुरू हो जाती है, आपको बता देता है कि पहले सेटअप हुआ है,
तो E1 E2 सेटअप पर होना चाहिए। द मशीन प्रोड्यूस टू एक्सेप्टेबल आइटम। अब कॉमन बात यह है कि आपने एक मशीन को सेटअप किया, अब वो करेक्टली है या नहीं है वो आप देखिएगा, लेकिन एक्सेप्टेबल आइटम निकली, ये कॉमन बात हो गई। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मशीन इज करेक्टली सेटअप। मैंने आपको बताया था अगर आपने जो E1 E2 इवेंट लिया है, अगर आपसे लास्ट में उसकी प्रोबेबिलिटी पूछ ले तो ये बेस होता है। अगर आपको उसके बारे में बहुत क्लियर ना करे तो समझ जाना कि आपके पास टोटल प्रोबेबिलिटी है। तो बहुत क्लियर था कि हम यहाँ पर E1 इवेंट क्या लेंगे, मशीन इज करेक्टली सेटअप, E2 इवेंट लेंगे मशीन इज नॉट करेक्टली सेटअप, और ए यानी जो कॉमन इवेंट है इनमें चाहे करेक्टली है या नहीं है, भाई समान तो बनेगा ना, तो मशीन प्रोड्यूस टू एक्सेप्टेबल आइटम। अब आप बताइए कि करेक्टली सेटअप है, इसके चांसेस क्या हैं? बताया तो था, पास्ट एक्सपीरियंस शोज की 80% चांसेस हैं कि आपके पास करेक्ट सेटअप होता है। तो इसका मतलब करेक्ट सेटअप नहीं होता, इसके चांसेस कितने हो गए? 20%, राइट है ना। 80% चांसेस है करेक्ट सेटअप और 20% चांसेस है कि करेक्ट सेटअप आपका नहीं होगा। क्लियर? अब ध्यान से देखिएगा, अगर आपने करेक्टली सेटअप किया और 2 सही आइटम निकली, तो पहली वाली भी 90% में से निकली, इनटू दूसरे वाली भी 90% में से निकली, यानी 2 शर्टें निकाली, पहली भी 90% में से निकली और दूसरी भी एक्सेप्टेबल आइटम होनी चाहिए। अगर वो बोलेगा डिफेक्टिव आइटम होनी चाहिए तो फिर तो 10% में से निकली, है ना। सिमिलरली अगर आपने मशीन करेक्टली सेटअप नहीं करी थी और फिर भी एक्सेप्टेबल आइटम की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो क्या बताया था, कितने परसेंट एक्सेप्टेबल आइटम है? 40%। तो इसका मतलब पहली बार भी आपका 40% में से निकला और दूसरी बार भी आपका 40% में से निकला। ठीक है। अब अगर आपसे कहता कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 एक्सेप्टेबल आइटम आर प्रोड्यूस, मतलब यहीं तक क्वेश्चन छोड़ देता, फाइंड द प्रोबेबिलिटी कर, तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी का केस होता। लेकिन आपसे क्या कहा गया? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मशीन इज करेक्टली सेटअप, यानी इसने E1 की प्रोबेबिलिटी पूछ ली, है ना। ये देखिए, यही लेट किया ना हमने। तो मतलब जब भी ये कंडीशनल का अपोजिट मांग ले तो समझ जाइए कि ये बेस थ्योरम मांग रहा है। तो ये क्या कह रहा है? करेक्टली सेटअप, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन A मांग रहा है, जो कि क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू दिस, मतलब दिस इंटू दिस। तो ये आ गया 80% इंटू 90/100 इंटू 90/100। ठीक है, ये न्यूमरेटर हो गया। डिनोमिनेटर क्या होगा? दिस इंटू दिस, यानी 80/100 इंटू 90/100 इंटू 90/100 प्लस दिस इंटू दिस, दैट इज 20/100 इंटू 40/100 इंटू 40/100। अब आप एक काम कर सकते हैं, आप चाहें तो ये जीरोस भी काट सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, उससे भी थोड़ा सा आसान हो जाएगा, डेफिनेटली आसान हो जाएगा। नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं कि यहां से जो ये 1/100 की पावर 3 जो है वो कॉमन है, कॉमन लेकर इसे काट सकते हैं। तो जिस भी तरीके से आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं, बाकी का पार्ट तो कैलकुलेशन का है, आप वो बड़े आराम से कर लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है आपके पास। ठीक है जी, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। बट ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, तो आई होप आपको हमारी वीडियोस जो हैं वो काफी यूजफुल लगे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती हैं तो प्लीज हमें सपोर्ट जरूर करिए, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत मैटर करता है। लाइक करिए, अपना कीमती समय निकालकर इन्हें शेयर जरूर करिए, और अगर आप समय निकालकर अपना फीडबैक या कमेंट दे सकते हैं तो जरूर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।